एवरीवन, हम चैप्टर 7 देख रहे हैं नेशनल इनकम का। और अब तक हमने नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीएनपी, ये सब बहुत डिटेल में देखा है। साथ साथ नेशनल इनकम को मेजर करने के जो 3 अलग अलग मेथड्स है, ये भी हमने बहुत ही अच्छी से कवर किए हैं बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मतलब जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो हमें क्या क्या डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। सो हियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज। Firstly, there are some theoretical difficulties and there are some practical difficulties as well. So without any further delay, let's get started. आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों पेज नंबर 67 है, वहां पे देखिए डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। यू हैव टू सिट विद अ पेन, पेंसिल और अ हाइलाइटर। तो जहां जहां मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है, वो आपको हाईलाइट करने हैं बच्चों, ठीक है। See, theoretical difficulties or conceptual difficulties. There are 2 types of difficulties. One set is theoretical difficulties and the other one is practical difficulties. So let us first look at theoretical difficulties. यहाँ पे याद रखने के लिए आपके लिए ये शॉर्ट कोड है बच्चों, यूनिट GPS. Unit GPS. So U stands for unpaid services. Let us see, यहाँ पे है आपका point number 3. Unpaid services. For the purpose of calculating national income, only paid goods and services are considered. हमें पता है because monetary value है ना, ये national income क्या है, हमारा जो flow है goods and services का during the year जो produce हुए हैं, उनका monetary value है। अब जो सर्विसेज के बदले में हम पैसा नहीं देते हैं, those are unpaid, तो उनकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। So that is a difficulty because that will not be included in the national income, right? However, there are number of unpaid services which are not accounted in the calculation of national income. For example, services of housewives, services provided out of love, affection, sympathy, charity, etc. हमारी मम्मी जो हमारे लिए खाना बनाती है, that is out of love, right? There is some service that is provided, but this is free of cost. This is out of love, right? There are many other services जो out of sympathy, out of charity हम करते हैं, उसके बदले में हम कुछ पैसा नहीं लेते। Even though goods and services are produced, हम उनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते बिकॉज वो अनपेड है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पहली डिफिकल्टी हमारी है अनपेड सर्विसेज। नेक्स्ट इज यूनिट। आई स्टैंड्स फॉर 2 थिंग्स, इलीगल इनकम एंड फॉरेन इनकम। लेट अस सी इलीगल इनकम, पॉइंट नंबर 2। अब इलीगल इनकम क्या है, हमने देखा हुआ है कि जिसका अकाउंटिंग नहीं किया जाता, जिस पर टैक्स नहीं भरा जाएगा, यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम अनफेयर मीन्स, जो अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है, वो सारे सोर्सेज से आप इनकम अर्न कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर नेशनल इनकम। इवन दो इलीगल एक्टिविटीज आर डन, कुछ ना कुछ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे, सर्विसेज हो रहे हैं, ओके, लेकिन वो इलीगल है, वो अलाउड नहीं है लॉ से। दैट इज वाई उनका इनकम जो भी है वो हम इंक्लूड नहीं करते। वैसे भी वो इनकम पता ही नहीं चलता है, गवर्नमेंट डजंट नो ना कि इलीगल इनकम कहाँ से आ रहा है, किसके पास आ रहा है, राइट। सो इलीगल इनकम्स लाइक इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग एटसेट्रा इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल। एंड थर्ड इज फॉरेन इनकम। क्या है फॉरेन इनकम? देखो, इनकम फ्रॉम फॉरेन फर्म्स, जो फर्म्स है तो एक्चुअली फॉरेन कंट्री के, लेकिन वो इंडिया में आके कुछ प्रोडक्शन कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हमने ये जीडीपी के डेफिनेशन में देखा था, दे आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो इसीलिए उन्हें हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन ये जो फॉरेन फर्म्स है, इनसे हमें एग्जैक्ट पता चलना चाहिए कि इनका इनकम कितना हो रहा है, हमारे कंट्री में आके जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके वजह से, या हमारे कंट्री में आके जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके वजह से, राइट। सो देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू IMF। अभी IMF क्या है? IMF इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। सो अकॉर्डिंग टू IMF, इनकम ऑफ अ फॉरेन फर्म शुड बी इंक्लूडेड in the national income of the country where the firm actually undertakes the production work, है ना। एक्चुअली वो जहां पे काम कर रही है उस कंट्री में ही उसका इनकम इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन अगर हमें एक्चुअल इनकम पता नहीं चलेगा उस फर्म से, तो हम कैसे इंक्लूड करेंगे? तो ये डिफिकल्टी आ जाती है। सो हमने अभी तक 3 पॉइंट्स देखे बच्चों। यूनिट, यू से स्टैंड होता है अनपेड सर्विसेज, और आई से हमने 2 पॉइंट्स देखे, इलीगल इनकम एंड इनकम फ्रॉम
फॉरेन फर्म्स। ओके, लेट अस सी टी से क्या है। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर पेमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये आपको एक्सप्लेनेशन के वक्त भी बताया था कि ट्रांसफर पेमेंट आखिर क्या होता है। ट्रांसफर पेमेंट इज नथिंग बट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पे एक्चुअली गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने उनके कुछ एम्प्लॉइज है जो सीनियर सिटीजन है, उनको उन्होंने पेंशन दिया है, या कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स है जिनके पास रोजगार नहीं है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया है, तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे कमिटीज एस्टेब्लिश करते हैं और बहुत सारा पैसा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग सेक्टर्स में, जिसके बदले में एक्चुअली कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे। इट इज जस्ट वन वे, गवर्नमेंट इज गिविंग देम रिसोर्सेज, इट इज नॉट रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न, राइट। तो इसीलिए उसे हम सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। मतलब क्या हुआ है, एक पॉकेट से पैसा निकला और दूसरे पॉकेट में गया है। ओके, देयर इज नो इनकम दैट इज जनरेटेड, दैट इज व्हाई ट्रांसफर पेमेंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, राइट। सो लेट अस सी, हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट्स। इंडिविजुअल्स गेट पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एटसेट्रा, बट whether these transfer payments should be included in national income or not is a major problem. On one hand, they are a part of individual income and on the other, they are part of government expenditure, right? जिसे पेंशन मिल रही है उसके लिए तो वो इनकम है, गवर्नमेंट के लिए वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन इट इज नॉट कॉजिंग एनी प्रोडक्शन, राइट। इसीलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करते। लेकिन कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, hence these transfer payments are not included in national income. तो ये theoretical difficulty है। alright, next क्या है, let us see. यूनिट के हमने 4 पॉइंट्स देख लिए। Now let us move to GPS. G stands for government services. अब जो हमारे आसपास रास्ते हैं, रेलवेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, ये सब क्या है, बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक को, राइट। अब वो बहुत बार सब्सिडाइज रेट्स पे होती है। अब मुझे ये थोड़ी ना पता चलेगा कि इसके एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो आई हैव नो बेसिस फॉर कंपैरिजन, फॉर अंडरस्टैंडिंग कि इसका रियल मार्केट वैल्यू क्या है, बिकॉज नेशनल इनकम जब हम मेजर करते हैं तो हमें मार्केट वैल्यू पे मेजर करना होता है। सो इसीलिए जो गवर्नमेंट के सर्विसेज होते हैं उनका एक्चुअल रियल वैल्यू फाइंड आउट करना is very very difficult. Okay, let us see. Valuation of government services. Government provides a number of public services such as law and order, defense, public administration, education, health services, etc. The calculation of these services at market price is difficult. जैसे कि मैंने आपको बताया, कैसे पता चलेगा, अभी रेलवेज में सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हमें रेलवे सर्विसेज, बिकॉज देयर इज नो अदर बिजनेस फर्म इन इंडिया जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे इसकी मार्केट वैल्यू नहीं पता चलती है। जो गवर्नमेंट रेट्स चार्ज करेंगे, दैट इज द वैल्यू एट विच आई एम गोइंग टू कैलकुलेट। ओके, the calculation of these services at market price is difficult as real value of these services is not known. Therefore, it is difficult to calculate national income. Okay, so GPS, G से हो गया government services, P से क्या है, let us see. P से है price level. प्राइस लेवल का क्या मतलब है बच्चों, महंगाई। मैंने आपको ये, हमने जब अलग अलग मेथड्स देखे थे फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तब मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था, जब महंगाई की वजह से अगर मेरा नेशनल इनकम ऊपर जाता है, सो इट इज नॉट शोइंग अ ट्रू पिक्चर। नाउ लेट अस अज्यूम दैट इन द ईयर 2020 हमारा जो कंट्री है 100 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर किए, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन 100 यूनिट्स किसी चीज के मैन्युफैक्चर किए, और तब प्राइस लेवल था से ₹20 पर यूनिट। तो अगर उस साल का मैं नेशनल इनकम गिनूंगी, नथिंग एल्स इज मैन्युफैक्चर, ओनली 100 यूनिट्स, मार्केट प्राइस इज 20, सो उस साल मेरा नेशनल इनकम है 2000 रुपीज। नाउ लेट अस अज्यूम दैट इन द ईयर 2021 हमने 100 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर किए। ओके, प्राइस हो गई 22, ओके, बिकॉज प्राइस हैज इंक्रीज्ड, तो यहां पे मेरा नेशनल इनकम दिखेगा 2200। नाउ अगेन इन द ईयर 2022, अब यहां पे क्या हुआ है बच्चों, मैंने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए 90 और मेरी प्राइस यहां पे हो गई 25, तो क्या दिखेगा, मेरा जो नेशनल इनकम है दैट विल अपीयर एट 2250 ना, मतलब यहां पे क्या दिख रहा है,
that the national income each year is increasing. पहले 2000 था, फिर 2200, फिर 2250. ये increasing trend दिखा रहा है. लेकिन मुझे बताइए क्या actual production increase हुआ है? नहीं. Actual production ये दोनों सालों में same था और यहाँ पे तो dip हुआ है production. सिर्फ 90 units manufacture हुए हैं. लेकिन because the price has increased, हमें ये गलत पिक्चर दिखा रहा है. सो अगर महंगाई बढ़ जाती है उसके वजह से हम नेशनल इनकम ज्यादा दिखा रहे हैं तो ये गलत है. एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? बिकॉज नेशनल इनकम ये कहता है दैट एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं उसका मुझे वैल्यू चाहिए. ओके तो सिर्फ मार्केट वैल्यू की वजह से इस तरह जब ये ऊपर जाता है इट इज नॉट शोइंग अ ट्रू पिक्चर. इसीलिए चेंजेस इन प्राइस लेवल का बहुत इंपैक्ट होता है हमारे नेशनल इनकम पे. तो नाउ लेट अस सी, दिस इज point number 7, changing price level. Let us read. Difficulties in calculating national income also arise due to changes in price levels. For example, when the price level rises, national income may show an increase even though the production may have decreased. जैसे कि मैंने आपको example में बताया. Also, when the price level falls, the national income may show a decrease even though there may be an increase in production. मतलब इसका opposite भी हो सकता है. अगर किसी साल बहुत ज्यादा रेट्स कम हो गए, okay, there is a dip in the prices. Now let us see, अगर 2023 में हमारा प्रोडक्शन है 150 यूनिट्स लेकिन जो प्राइस है वो बहुत घट गई, से ₹10 हो गई, तो यहाँ पे क्या दिखेगा? जो टोटल इनकम है वो दिखेगा 1500. बट इज दिस द ट्रू पिक्चर? नो, एक्चुअली प्रोडक्शन तो बढ़ गया है. सो अगेन वेदर प्राइसेस गो अप और वेदर दे गो डाउन, whatever the case might be, that is going to impact your national income which will not show a true picture. Okay, तो ये changes in price level is a difficulty in measuring national income. And last point is S, which stands for self consumption. अगर गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो गए हैं खुद के लिए, वो मार्केट तक अगर पहुंचे ही नहीं है तो उनका एक्चुअल वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो लेट अस सी, हमारा यहाँ पे है पॉइंट नंबर 4, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. द प्रोडक्ट्स केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर्स एंड अदर अलाइड प्रोड्यूसर्स डू नॉट एंटर द मार्केट. वो एंटर ही नहीं होते हैं मार्केट में, तो हमें पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली कितना सारा प्रोड्यूस ये सेल्फ कंजम्पशन में हो गया है. हेंस इट इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन द नेशनल इनकम. तो यहाँ पे बच्चों हमने 7 पॉइंट्स देखे थियोरेटिकल डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. देखिए आपके सामने है यूनिट जीपीएस. यूनिट जीपीएस, लेट अस क्विकली रिवाइज. यू स्टैंड्स फॉर अनपेड सर्विसेज. I stands for two things, illegal income and income from foreign firms. And T stands for transfer payments. GPS. G stands for government services. P stands for changing price levels. And S stands for self consumption. Okay? तो ये आपको कोड याद रखना है बच्चों, ताकि आप एग्जाम में प्रॉपर रिकलेक्ट कर पाए. ऑलराइट बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, do hit the like button, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Now let us move to the practical difficulties in measuring national income. Practical difficulties याद रखने के लिए आपके लिए ये सिंपल सा कोड है बच्चों, DND ICICI. Okay? DND stands for do not disturb. उसे हम कहते हैं ना DND, वो आपको यहाँ पे यूज करना है. DND ICICI. Let us see what it stands for. D stands for double counting. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. हमने बहुत बार इसका एक्सप्लेनेशन देखा है बच्चों, दैट डबल काउंटिंग नहीं करना चाहिए. Why? बिकॉज एक ही इनकम को आप बार बार अगर इंक्लूड करोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू शो अ ट्रू पिक्चर. अगर आप रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश गुड्स सबकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ फाइनल प्रोड्यूस को इंक्लूड करना है. यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जांपल देखा था, जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उसके लिए जो फ्लावर यूज हो रहा है, व्हीट का फ्लावर यूज हो रहा है, व्हीट यूज हो रहा है,
उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, हमें डायरेक्टली सिर्फ फाइनल गुड्स दैट इज ब्रेड इन दिस केस उसकी वैल्यू को ही इंक्लूड करना होता है, राइट। सो लेट अस रीड डबल काउंटिंग। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। The greatest difficulty in calculating national income is double counting. It arises from failure to distinguish properly between a final and an intermediate good. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ब्रेड का, it is very easy to understand the raw material and the semi-finished product. लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और ऐसे अनगिनत सेक्टर्स है इंडिया में बच्चों, तो it is very very difficult for the people to understand that exactly कौन से finished goods के लिए कौन सा intermediate products है, ये समझना जरूरी है, otherwise double counting हो जाएगा, ठीक है। For example, flour used by a bakery is an intermediate product and that by a household is final product, है ना। तो ये distinguish करते आना चाहिए, ये बहुत ही important है। So first difficulty is this, that double counting नहीं होना चाहिए। Second, DND, so N stands for non-monetized sector। अब ये क्या है, let us see। Existence of non-monetized sector in India, especially in rural areas, there exists non-monetized sector. Agriculture still being in the nature of subsistence farming, a major part of production is partly exchanged for other goods and services। मतलब अभी भी बहुत सारे रिमोट एरियाज में बार्टर सिस्टम चलता है, जहां पे द फार्मर्स व्हाट डू, दे जस्ट एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज और वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाता है। अगर ऐसी चीज होती है तो बताइए मुझे कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को कि दिस वाज प्रोड्यूस्ड और ये नेशनल इनकम का पार्ट होना चाहिए, बिकॉज इमेजिन इट इज नॉट जस्ट अ स्मॉल पोर्शन, राइट। हम एक कंट्री के इनकम की बात कर रहे हैं विच इज रियली स्प्रेड आउट जियोग्राफिकली और बहुत सारे सेक्टर्स है यहाँ पे। सो अगर इस तरह का कुछ होता है बार्टर सिस्टम तो समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दैट एग्जैक्ट प्रोड्यूस कितना हुआ है, ऑलराइट। तो जब नॉन मोनेटाइज सेक्टर होता है दैट इज अ चैलेंज, दैट इज अ बिग डिफिकल्टी in measuring national income, okay। DND, the second D stands for depreciation। हमने देखा था बच्चों दैट डेप्रिसिएशन को हम एक्सक्लूड करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, राइट। लेकिन इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स है, इतने सारे बिजनेसेस है, और अगर सारे बिजनेसेस ने अलग डेप्रिसिएशन रेट्स फॉलो किए, अलग मेथड से वो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगेन देयर इज नो uniformity, so that is a big challenge, okay। So let us see point number 4, depreciation। Depreciation refers to wear and tear of capital assets due to their use in the process of production. There are no uniform, common or accepted standard rates of depreciation applicable to various capital assets. Thus, it is difficult to make correct deductions for depreciation because इतने सारे अलग अलग rates है, कोई uniformity ही नहीं है, तो again correct deduction करना difficult हो जाता है, okay। तो हमने 3 points यहाँ पे देखे बच्चों, D and D। D stood for double counting, N for non-monetized sector and D for depreciation, okay। Next है ICICI, okay। Let us see। I stands for illiteracy and ignorance। See, there are lots of people जो ignorant है, that ये कितना important है correct data देना, because of illiteracy also they are not able to give correct data। और अगर सही data नहीं मिला तो obviously calculation में mistakes होंगे, है ना। तो ये illiteracy and ignorance is a big challenge for the calculation। देखिए यहाँ पे point number 6, illiteracy and ignorance। Due to ignorance and illiteracy, small producers do not keep an account of their production। अगर उन्होंने ठीक से अकाउंट्स ही नहीं मेंटेन किए तो कैसे पता चलेगा कि कितना प्रोड्यूस हुआ है। So they cannot give information about the quantity or value of their output, okay। तो in a developing country like India, ये जो ignorance और illiteracy है, this plays a major obstacle in the calculation of national income, okay। So I से हो जाता है illiteracy, C stands for capital gains। अब capital gains क्या है बच्चों, देखिए, now let us look at a very very simple example। आपके पेरेंट्स ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी say in the year 2010 for rupees 10 lakh, okay। अब हमें पता है that प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस है वो बढ़ते जाते हैं हर साल, okay। Now after 10 years say in the year 2020
उन्होंने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया. ओके, दे हैव सोल्ड इट फॉर ₹25 lakhs. तो क्या हुआ, जिसे आपने खरीदा था 10 लाख में, उस प्रॉपर्टी को आपने 25 लाख में बेच दिया. तो यहां पे आपका प्रॉफिट हुआ या नहीं? यस, आपका प्रॉफिट हुआ है 15 lakhs का. Isn't it? देखिए, from the point of view of income tax, ये कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा बच्चों, which we don't want to go into those details right now because हम income tax नहीं पढ़ रहे हैं. Okay? But obviously profit तो होने ही वाला है. The figure will change because income tax में जो computation होता है वो थोड़ा अलग होता है. ठीक है? लेकिन यहाँ पे 15 lakhs हमारा अगर profit है, तो this will be known as capital gains. मतलब जो भी एसेट्स के वजह से उनको बेच के जो भी आपको वैल्यूएशन में गेन मिलता है उसे हम कैपिटल गेन्स कहते हैं. लेकिन हम यहाँ नेशनल इनकम में क्या करते हैं, ये जो फ्लैट है जिस साल वो एक्चुअली बन गया उस साल के नेशनल इनकम में उसकी वैल्यू ऐड हो गई, तो वापस चाहे वो कितने भी बार बेचा जाए सेकेंडरी मार्केट में, उसकी वैल्यू को हम वापस दोबारा ऐड नहीं करते हैं while calculating national income, right? So now capital gains or losses include नहीं होते हैं. Okay, so let us read capital gains or losses. Capital gains or capital losses which accrue to the property owners by increase or decrease in the market value of the capital assets or because of changes in demand are not included in the national income because these activities do not result from करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना. तो अगर किसी को कैपिटल गेन कितना भी चाहे हो, हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे हमारे नेशनल इनकम में. वो इंडिविजुअल के लिए तो इनकम बन जाएगा ना, लेकिन नेशनल इनकम में हम उसे इंक्लूड नहीं करते हैं. ओके, तो हमारा C स्टैंड्स फॉर कैपिटल गेन्स. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट डेटा. I स्टैंड्स फॉर इनएडिक्वेट डेटा. मतलब डेटा जो होता है अगर वही सही नहीं है तो ऑब्वियसली उसके बेसिस पे जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हो रहा है वो भी सही नहीं होगा. सो बराबर डेटा होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा. एडिक्वेट एंड करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डेटा रिलेटिंग टू क्रॉप्स, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्मॉल एंटरप्राइजेस. मतलब ये जो अलाइड एक्टिविटीज है, जो छोटे छोटे सेक्टर्स है, उनका अगर हमें डेटा सही नहीं मिलता है तो अगेन उनके कैलकुलेशन पे इसका असर हो जाएगा. ओके, तो हमें ये याद रखना है बच्चों दैट अगर डेटा सही नहीं है, अगर डेटा इज इनएडिक्वेट तो ऑब्वियसली गलती हो जाएगी. ओके, तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स देखे. ICICI. I stood for illiteracy or ignorance. C stood for capital gains. Again I was inadequate data और again C है. Let us see what is that. Classification of population. अगर आपको population का classification सही से नहीं करते आएगा तो that is going to impact your national income. This is point number 7. Difficulties in classification of working population. In India, working population is not clearly defined. For instance, farmers in India are not engaged in agriculture throughout the year. Obviously, in the off season, they engage themselves in alternative occupations. ये हमें पता है बच्चों, off season होता है एग्रीकल्चर का, तो तब क्या करेंगे फार्मर्स? वो खाली नहीं बैठे रहेंगे, है ना. वो कुछ ना कुछ दूसरा इनकम का सोर्स देखेंगे और वहां पे वो काम करेंगे और पैसे कमाएंगे, है ना. मे बी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज या और भी कुछ करेंगे जिससे उनका हर रोज इनकम शुरू रहे. लेकिन अगर हमें वो पता नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली वी विल नॉट इंक्लूड दैट इन द नेशनल इनकम, है ना. हम बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं बच्चों जहां पे किसी भी पर्टिकुलर चीज का एक सीजन होता है. जैसे अगर दिवाली है तो जब क्रैकर्स का सीजन होगा, है ना, जो लैंटर्न्स बनते हैं, दिए बनते हैं, उनका सीजन होगा. जब दिवाली खत्म हो जाती है तो अगेन जो लोग ये सब क्रैकर्स बना रहे हैं, दिए बना रहे हैं, लैंटर्न्स बना रहे हैं, वो कुछ और काम करेंगे, है ना. सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स दे आर गोइंग टू चेंज द वर्क दैट दे आर डूइंग, है ना. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सीजनल काम करते हैं. अगर हमें वो पता नहीं चलेगा तो then that is going to impact the calculation. Okay, so in such a case it is difficult to identify the income from a particular occupation. All right, or now let us move to the last point, that is inventory. Inventory का valuation सही होना चाहिए, है ना. So let us see what is that. Valuation of inventories. Raw material, intermediate goods, semi-finished and finished products
इन द स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर नोन एज इन्वेंट्रीज, है ना। इन्वेंट्री मतलब क्या, जो सब कुछ जो पड़ा है प्रोड्यूसर के पास, जो बेचा नहीं है, दैट इज इन्वेंट्री। तो उसमें रॉ मटेरियल भी आएगा, सेमी फिनिश गुड्स भी आएंगे और फिनिश गुड्स भी आएंगे। Any mistake in measuring the value of inventory will distort the value of the final production of the producer. यहाँ पे हम ये assume करते हैं कि जो producer ने हमें inventory का valuation दिया है वो सही है, लेकिन अगर उसने ही valuation करते हुए कुछ गड़बड़ कर दिया तो क्या होगा? Obviously national income पे affect होगा इसका। तो ये बहुत जरूरी है that जो valuation हो रहा है finished products का वो सही किया जाए। Valuation of inventory is extremely इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हमने यहाँ 8 डिफिकल्टीज देख लिए बच्चों। लेट अस क्विकली रिवाइज। D&D, ICICI। D stands for double counting, N stands for non-monetized sector, and D stands for depreciation. Okay, ICICI, I stands for illiteracy and ignorance, C stands for capital gains, I stands for inadequate data, C stands for classification of working population, and last is inventory. So these are the difficulties in the measurement of national income. बच्चों, मैंने आपके लिए इस तरह से कोड वर्ड्स बनाए हैं जो आपके लिए आसान है याद रखने के लिए। Please ensure that you remember these short codes. Okay, ये जो mnemonics है, these are just devised so that आप जब एग्जाम में इन्हें लिखोगे बच्चों, आपको बहुत आसान जाएगा रिकॉल करने के लिए। सो एंश्योर दैट यू लर्न दीज निमोनिक्स वेरी वेल। ओके, तो जैसे ही आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफिकल्टीज, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए, ओह दिस वाज D&D ICICI, या दिस वाज यूनिट GPS। इस तरह जब आपको याद रहेगा बच्चों तो रिकॉल करने में बहुत सिंपल होगा, बिलीव मी, और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे बोर्ड एग्जाम में। बच्चों, आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहे हैं लेक्चर्स। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, do share with your friends and colleagues, और जाते जाते do show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comment section below. बच्चों, I hope you all are going through the accountancy lectures as well. There is a playlist of all the chapters on the home page of the channel. You can go through those playlists. तो chapter wise सारे lectures आपको एक head में मिल जाएंगे. You need not search for them. Okay? I hope you all are going through those lectures and making the most of it. मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।